Hello and assalamu alaikum my dear viewers, friends and family. Welcome to my YouTube channel ذوق कबूतर परवरी. व्यूवर्स, आज हम मौजूद है ख्वाजा मुजीब अहमद साहब के पास और इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और आपकी मालूमात में इजाफा करेंगे माशाल्लाह. अच्छा ख्वाजा साहब, एक खसूसी आपसे आज हमने जो बात करनी है वो है उस्ताद बाऊ शम्स के हवाले से, क्योंकि मैं बहुत बड़ा उनका मद्दाह उनका फॉलोअर हूँ और आप भी उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं. तो कुछ उस्ताद बाऊ शम्स के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि किस तरह के वो थे और कबूतरबाजी के बारे में, उनकी कबूतर परवरी के बारे में जो कुछ आपको मालूमात है. बेटा, मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि बाऊ शम्स जो थे वो प्री पार्टीशन एजी अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में थे और उस ज़माने में मुसलमानों में वो बीए पास थे. बहुत कम लोग होते थे मुसलमानों में जो मैट्रिक और एफए पास हों. उस ज़माने में वो बीए पास थे और वो कराकुली टोपी नहीं, वो दूसरी टोपी पहना करते थे और अराई थे और रहते होते थे चौंक मती में. मैंने उन्हों देखा है, मैंने उन्हों के साथ बहुत ज़्यादा कबूतरबाजी की डिस्कशन भी की हुई है, क्योंकि वो मेरे वालिद साहब के तो नहीं, मेरे दादाजी के वो हम उम्र थे और मेरे दादाजी मोची दरवाजे के चौंक के थे और उस्ताद शम्स मरूम को भी क्रिकेट का शौक था और उधर तब आके क्रिकेट की बातें हुआ करती थी. तो वो नहायत शरीफ कबूतरबाज थे. तब प्यारे नहीं थे लगते होते, 7 बाजियां लगा करती थी और कट की बाजियां होती थी, ₹1.25 की बाजी होती थी, उसको ₹1.25 की बाजी कहा करते थे और एक मुनसब जाया करता था और बेईमानी नहीं थी होती. ये कभी नहीं था हुआ अगर कोई कबूतर नीचे आ भी गया तो आप ही मालिक ने कह के जी इसको काट दे ये कबूतर. ये जो अब मस्जिदों में जाके, बेटा खुदा के वास्ते मैं हाथ आपका जोड़ रहा हूँ, कबूतरबाजी में इस्लाम को और मस्जिद को काउंट ना करें. क्या बात. अब लोग मस्जिद में जाके 4-4 आदमी जाके कबूतरबाजी के लिए कसमें खा रहे हैं. बेटा ये कोई बात नहीं. उस्ताद शम्स मरूम जो थे, पाकिस्तान बनने से पहले जब वो कबूतरबाजी करते थे तब टेडी कबूतर पैदा भी नहीं थे हुए, कमगर कबूतर तब थे भी नहीं. कमगर जो थे वो कबूतर फिरोजपुर में थे, पाकिस्तान में हमारे इधर के बॉर्डर में नहीं थे. इधर के जो लाल आंखों वाले थे वो कसूरी लाल आंखों वाले कहलवाते थे. उन्हों के सिर बहुत बड़े थे, आंखें उन्हों की बड़ी मोटी होती थी, देखने में इतने खूबसूरत नहीं थे होते. पर वो जो आजकल फिरोजपुरी ब्रीड बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई है, नाजुक हो गई है, वो नाजुक नहीं थे होते, वो उड़ के घर आया करते थे, सख्त जान थे. और उस्ताद शम्स मरूम के जो कबूतर होते थे वो ममदोट से लेके आया करते थे. ममदोट में थे ये जो अब आजकल आगा वाजिद हैं, इन्हों के दादा नवाब सादत अली खान वो नवाब ममदोट के केयर टेकर होते थे. उन्हों के कबूतर होते थे शार के, शिकरे और टोपी. वो कबूतर लाहौर के होते थे और लाहौर की जो अपनी नस्लें थी वो थी जौसरे कबूतर होते थे. ये बात सच है कि कबूतर परवरी के अंदर ही नहीं, सिर्फ कबूतर उड़ाने के अंदर भी उनका बड़ा नाम था और बड़ा फन था उनके पास. बेटा, उसमें ये चीज थी कि तब इतना पुराना जमाना था, इतना ज्यादा मॉडर्न नहीं था. ये अब के ना, एक तो बीमारियां नहीं थी तब होती जैसे अब आजकल. तब कबूतर अगर एक कबूतरबाज ने अच्छा कबूतर बना लिया है, वो 3-3 साल 4-4 साल वो कबूतरबाजी में उड़ा करता था. अब बेटा मुझको कोई कबूतरबाज बताए कि किसी का भी कबूतर 3 साल उड़ा, बहुत ज्यादा 3 मारोगे तो 2 साल उड़ जाएगा. तब मैंने अपनी जिंदगी में कबूतर उड़ते देखे हैं जिन्हों के उड़ के पर घिस गए होते थे, सिर्फ तीलियां रह गई होती थी और वो तीलियों पे कबूतर उड़ के घर बैठे जल्दी आ रहे होते थे. आजकल कोई तीली वाला कबूतर दिखाए तो सही. अब तो कबूतरबाजी बहुत फास्ट हो गई है और हमारे बच्चों ने, हमारे भाइयों ने, अब बेटा रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं. उस्ताद शम्स मरूम की मैंने जिंदगी की अखीरली 2 बाजियां देखी हुई हैं जब कबूतर
एक डेढ़ बजे बैठे हैं और वो बाजियां जीत जाते थे। अब पहला कबूतर 6 बजे बैठ रहा है, अखीला कबूतर 7:45 बजे बैठ रहा है, कई दफा पहला कबूतर 6:30 बजे 7 बजे बैठा है। और सारे बेटा अब आजकल तो एटम बम का जमाना है। अब ये जो कबूतर उड़ रहे हैं ये बहुत अच्छे कबूतर हैं और इन्हों को दाद देनी चाहिए। मैं सलूट करता हूँ इन्हों को। ख्वाजा साहब, एक मेरा ये ज़ाती सवाल है उस्ताद बाऊ शम्स के हवाले से कि अब मुख्तलिफ़ पार्टियों का दौर चल रहा है, उन पे अरूज चल रहा है, मुख्तलिफ़ पार्टियाँ, मैं नाम नहीं लूँगा। तो इसी तरह उस्ताद बाऊ शम्स पार्टी के एक ज़माने में बहुत नाम था और अब वो ज़वाल का शिकार है। इसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? बेटा एक तो ये है, अब ये बड़ा पर्सनल उस्तादों के ऊपर सवाल हो जाएगा, अब मुझको पता नहीं है ये मैं करूं कि ना करूं। जितने भी पाकिस्तान बनने के ज़माने के, मैं तो तब था ही नहीं, दुनिया में आया ही नहीं था। मैं 1950 के में पैदा हुआ हूँ, तो मैं आपको बात बता रहा हूँ 1968 की। 1968 में मैंने कबूतरबाजी शुरू कर दी हुई थी और मैं बचपन में देखने कबूतरबाजी और जाया करता था। उस जमाने के जितने भी बड़े उस्ताद थे, किसी भी उस्ताद का बेटा इस वक्त ऐसा नहीं है जो कबूतरबाजी कर रहा हो। तो बड़े उस्तादों ने अगर कबूतरबाजी अपनी औलाद में ट्रांसफर की होती तो फिर उन्हों का नाम होता। अब जब उन्होंने ट्रांसफर ही नहीं की तो इसमें बेटा मेरा क्या कसूर है? जितने भी बड़े उस्ताद थे उन्हों का अब नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। तो अब इसमें एक वजह तो ये है बेटा, और एक और वजह है, अब मैं पर्सनल जाती आपको सवाल करने लगा हूं। तब जितने भी कबूतरबाज थे ना बेटा, अब ये आप मुझको चाहे बुरा भी कहें, वो हैंड टू माउथ होते थे, वो लाखपति और करोड़पति नहीं थे होते। उन्हों के घर अगर कोई मेहमान आ जाता था और वो अपनी बीवी को कह देते थे ना कि भलिए लोके मेरा दोस्त आया है या मेरा फलाना आया है, तो एक प्याली चाय दी तो ऊपर भेज दे, तो बेटा एक प्याली चाय के लिए आधा घंटा इंतजार करना पड़ता था। क्योंकि जितने भी बड़े उस्ताद थे वो हैंड टू माउथ होते थे, वो इतने ज्यादा पैसे वाले नहीं थे होते। और फिर इसके पीछे ये भी एक वजह थी, जब बीवियां अपने खामदों के साथ खुश नहीं थी होती, वो चाहती थी कि हमारे खामद कबूतरबाजी ना करें, तो वो कैसे चाहते ही कि उनके बेटे कबूतरबाजी करें। ये मेरी अपनी थिंकिंग है, आगे से आप इसके साथ इख्तलाफ करें या इसको मानें। नहीं, ये आपकी काफ़ी गहरा पॉइंट है, काफ़ी अच्छी बात है। चलिए ख्वाजा साहब, उम्मीद करते हैं कि एक दफ़ा फिर उस्ताद बाऊ शम्स का नाम उभरेगा और बहुत अच्छे तरीके से उभरेगा। ख्वाजा साहब, एंड पे कोई पैगाम आप देना चाहें अपने मद्दाहों को तो वो बेटा पैगाम यही है कि आजकल कबूतरों को हाथ में आप ना पकड़ें, क्योंकि बारिश जब आती है बारिश के पानी से नहलाएं, हाथ में ना पकड़ें, जोड़े तोड़ छोड़े। अगर जोड़े आपने तोड़े नहीं हुए तो वो अंडे को लेके पानी में उबाल के अगर आप हला के रखेंगे तो उसमें बो आएगी और 40-45 दिन के बाद वो फटेगा और कबूतरी के पेट में लग जाएगा, तो वो अच्छा नहीं होगा। आप अंडे को अगर आप पानी में उबालेंगे ना तो वो अंडा टूटेगा नहीं। अंडे को उबाल के सख्त करके उनके नीचे रख छोड़ें, एक झोली आप उनके नीचे ना पड़वाएं, 1 महीने के बाद आप उनके नीचे बच्चे पलवाने शुरू कर दें। और आजकल कभी भी कबूतर को हाथ में पकड़ के नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको तकलीफ होती है, उसकी सुइयां निकली होती हैं। और आजकल उन्हों की खिदमत करें ज्यादा से ज्यादा, और सरसों दें उनको, सरसों। ठीक है ख्वाजा साहब, अगर जिन्होंने जोड़े तोड़ने अपने, वो कितनी देर का रेस्ट दें? कब? 1 महीना। 1 महीना काफी है। अगस्त के एंड में? हाँ, सितंबर में नहीं, 15 अगस्त को लगा दे। सितंबर की पहली तारीख को अंडे देंगे, वो आप अंडे उनके रहने दें। हाँ। और वो चल ठीक हो। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, ढेर सारी दुआएं आपके लिए ख्वाजा साहब। और बेटा मुझको जरा सब्सक्राइब किया करें, और मेरे जो व्यूज हैं ये ज्यादा से ज्यादा आप देखा करें। अगर आपने देखने हैं तो ठीक है, अगर नहीं देखने तो फिर मुझको आप कह दें कि भाई आप लोग जो आप कह रहे हैं आपकी बात पे हम मुतफिक नहीं है, मैं देने बंद कर दूंगा, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता।
खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ जी। ले नाज़रीन, दिस वाज इट, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। फिर एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।